नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम ख़ास खबरें में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल तबीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, हम खबरों से पहले आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ब रिवायत हदीस पाक सुनाने की का शर्फ हासिल करेंगे। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर हर रोज़ एक हदीस मुबारक शाये होती है ताकि आवाम की रहनुमाई की जा सके। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें, जहाँ तक हमारे हदीस मुबारक का सवाल है आज की, वो कुछ इस तरह है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। देखा आपने, कितनी प्यारी बात है कि दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। तो इंसान बाज़ आजमाइश का वक्त आता है तो बहुत ही परेशान होता है, जबकि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अल्लाह जो चाहे वही करते हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो हदीस मुबारक रही। जहाँ तक खबरों का सवाल है, तो सबसे बड़ी खबर ये है कि रियासत तेलंगाना में 1 अप्रैल से आपने देखा कि किस तरह SIR का अमल शुरू होने वाला था, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि SIR का अमल अप्रैल में नहीं किया जाएगा और उसे मौखिर कर दिया गया है। मई में ये शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि टाइम्स ऑफ इंडिया अंग्रेज़ी का मौखिर रोज़नामा है, उस टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट शाही हुई है और रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो हैं सुदर्शन रेड्डी, उनके हवाले से ये बात आई है कि 1 अप्रैल से शुरू होने वाला जो SIR का अमल है, वो SIR का अमल मई से शुरू होगा। और इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। उन्होंने बताया है, यानी रिपोर्ट में उनके हवाले से ये कहा गया है कि केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी जो मरकज़ी ज़ैर इंतज़ामी इलाक़ा है, इसके अलावा मगरबी बंगाल के जो असम्बली इंतख़ाबात हैं, यानी केरला है, तमिलनाडु है, मगरबी बंगाल है, आसाम के साथ साथ मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाक़ा पुडुचेरी, उसके असम्बली इंतख़ाबात के ज़िम्मन में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अमला है या जो मिशनरी है, वो पूरी तरह वहाँ पर मसरूफ़ हो गई है। इस वजह से रियासत तेलंगाना में 1 अप्रैल से शुरू होने वाला SIR को आगे बढ़ा दिया गया है। मई में ये SIR मुनक़िद किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक फैमिली मैपिंग का सवाल है इस्माइल ज़बीउल्लाह साहब, आप देखेंगे कि फैमिली मैपिंग का अमल बहुत सुस्त रवि का शिकार है। ख़ास तौर पर 2 अज़ला में, रियासत के 2 अज़ला में, एक ज़िला है हैदराबाद, दूसरा मलकाजीरी है, तो ज़िले मिर्चल है। तो हैदराबाद और ज़िले मिर्चल में मैपिंग का अमल बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक रियासत मगरबी बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में असम्बली इंतख़ाबात का सवाल है, 9 अप्रैल से इन इंतख़ाबात का आगाज़ होगा। 9 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये 3 तारीख़ हैं। ये शेड्यूल तो आपको पहले भी बता दिया गया था। तो बहरहाल रायदही होगी और 4 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। और आपको ये बता दें कि 4 रियासतों एक मरकज़ी ज़ैर इंतज़ाम इलाक़ों में तकरीबन 824 असम्बली नशस्तों के लिए ये इंतख़ाबात होने वाले हैं। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के बारे में बताया जा रहा है कि बीजेपी की लाख कोशिशों के बावजूद बीजेपी को वहाँ पर नाकामी होगी। लेकिन आसाम में क्या होगा, ये भी एक अहम सवाल है। तो बहरहाल हम चलते हैं हमारे साथी इस्माइल ज़बीउल्लाह की तरफ, और जो सबसे अहम बात है SIR की, उस बारे में उनसे सवाल करते हैं। जी रियाज साहब, शुक्रिया, बेनतहा शुक्रिया। SIR के हवाले से जो खबर दी है, ये तेलंगाना के जो मकीन रिहायशी हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। वो उन्हें वक्त मिल गया है मज़ीद कि वो अपना नाम जो 2002 की वोटर लिस्ट के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उसके हवाले से उसमें अपना नाम तलाश करे। और आपने एक अहम बात की तरफ भी इशारा किया है, एक अहम नुक्ता भी आपने उठाया है। वो अहम नुक्ता ये है कि BLO जो मैपिंग है, फैमिली मैपिंग का मसला है, वो फैमिली मैपिंग के हवाले से आपने बात कही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, यकीनन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं। मैं अपने ये प्रोग्राम के लिए आ रहा था, मुझे एक कॉल आया हमारे मोहल्ले से। वहाँ पे हमारे एक छोटे भाई रहते हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन करके पूछा कि भाई, मेरी अहलिया का मकान आसिफ नगर इलाके में है, वो शादी के बाद चंचलगुड़ा मुंतकिल हो गई है, तो उनका नाम जो है आसिफ नगर इलाके में है, और वो अपने मैपिंग का उनका मसला कैसा करने का है। तो ये बता दें हम अपने नाज़रीन को कि मैपिंग का जो मामला है, आप उसके लिए आमिर अली ख़ान साहब की खुसूसी काविशों के ज़रिए से सियासत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम एक सेंटर चल रहा है, जिसकी रास्त निगरानी हमारे रियाज साहब खुद कर रहे हैं। तो वो उसमें वहाँ पर आकर आप तमाम तफसीलात हासिल कर सकते हैं, मैपिंग के हवाले से, अपना नाम तलाश करने के हवाले से, और BLO से रब्ता करने के हवाले से
तमाम किस्म की रहनुमाई एसआर के मुतालिक जो है वो सियासत हब फाउंडेशन की जानिब से हैदराबाद के मकीनों को, हैदराबाद के रिहायशियों को फराहम की जा रही है। और मैपिंग का जहाँ तक सवाल है, मैपिंग जहाँ पर मौजूदा उसमें आप रह रहे हैं वहाँ पर आप अपनी मैपिंग करवा ले सकते हैं। 2002 की अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम अगर है तो यकीनन थोड़ा सा एक खवातीन के हवाले से ये थोड़ा सा BLOs के पास एक तशवीश है। देखिए जो अमला है रियाज साहब, वो अमला तजुर्बेकार नहीं है। उन्हें मतलब जिस तरीके की जानकारी उन्हें फराहम की जानी चाहिए थी BLOs को, वो जानकारी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल तौर पर फराहम नहीं की गई है। अगर 2002 की वोटर लिस्ट में नाम, अगर किसी मेरी अहलिया का नाम अगर 2002 की वोटर लिस्ट में है, लेकिन वो चाह रहे हैं कि मैपिंग के लिए उनके वालिद का रेफरेंस भी चाहिए, ये एक अजीब और गरीब किस्म की है। इससे लोग परेशान हो रहे हैं। तो लोगों को परेशान करने के बजाय लोगों को रास्ता फराहम करने का काम किया जाना चाहिए। आपने 4 रियासतों के इंतखाबात की भी बात कही रियाज साहब। 4 रियासतों के इंतखाबात में सबसे अहम रियासतें जो हैं वो मगरबी बंगाल और आसाम है। मगरबी बंगाल और आसाम में अपनी इख्तिदार वापस दोबारा हासिल करने के लिए मैं अमित शाह की तकरीरें सुन रहा था। अमित शाह ने फिर दरअंदाजी के मसले को उठाया है। देखिए आप 10 साल से इख्तिदार में आसाम में है, 10 साल से ज्यादा आप मरकज में इख्तिदार में है और पूरी मुल्क की सरहदें आपके हाथ में है। उसके बावजूद भी दरअंदाजी का आपने हवाला किया, आप घुसपैठ की बात कही और ये कहा। देखिए एक वजीर दाखिला को किस तरीके से ये जेब देता है कि वो अवामी जलसे आम में खड़े होकर ये कर रहे हैं कि हमने घुसपैठियों की निशानदेही कर ली है, 5 साल का हमें मजीद वक्त दे, मौका दे, हम 5 साल में उन्हें बाहर निकाल करेंगे। 10 साल में आप कुछ काम नहीं कर सके। 12 साल हो गए। 10 रियासत में 10 साल से इख्तिदार में आसाम में 10 साल में आप कुछ काम नहीं कर सके, मजीद 5 साल आप पूछ रहे हैं अवाम से, अवाम को गुमराह कर रहे हैं। ये उसी तरीके की बात है कि वो 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में चले जाएंगे, 2 करोड़ रोजगार जो हर साल फराहम करेंगे, ये इसी तरीके की धोखेबाजी के बयानात हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। देखिए सियासत की जो सतह है वो गिर चुकी है, यकीनन इस कदर गिरी है। मुझे अफसोस की बात है कि एक मुल्क का वजीर दाखिला जिसके हाथ में पिछले 12 सालों से ये मुल्क की तमाम सरहदें जिसके हाथ में है, रियासत आसाम में जिसकी हुकूमत है और रास निगरानी अमित शाह की निगरानी में जो है ईमानता बिस्वास शर्मा जैसा दुनिया का सबसे बदउन्मान लीडर, सबसे करप्ट लीडर, जिसको बीजेपी ने खुद कहा था, अमित शाह ने खुद कहा था कि आसाम का सबसे बदउन्मान लीडर है, वो चीफ मिनिस्टर है और कह रहे हैं कि दरअंदाजों को हमने निशानदेही कर ली है, मजीद 5 साल दे हम निकालेंगे। बीजेपी के लिए 2 अहम रियासतें फिलहाल बनी हुई हैं, एक उत्तर प्रदेश, माफ करना, एक मगरबी बंगाल और एक आसाम। तो किसी सूरत से, जैसा कि आपने एक हवाला तो दे दिया कि मगरबी बंगाल में लाख कोशिशें, मैं एक मगरबी बंगाल की एक MP है मोहतरमा, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है क्योंकि ज्यादातर हम उनकी बात नहीं करते। महुआ मोइत्रा अगर होती तो हम बोल देते। वो महुआ मोइत्रा से हट के उसने एक तकरीर करते हुए उन्होंने ये कहा कि बीजेपी बंगाल में दाम दंड भेद, ये तीनों चीजों को आजमा रही है। तमाम कोशिशें ये दाम दंड भेद, ये हिंदी का बड़ा मुहावरा है, दाम दंड भेद के हवाले से कब्जा करना चाह रहे हैं, मगर तमाम मुहावजों पर वो कामयाबी हो नाकाम होगी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक आसाम का सवाल है, आसाम के बारे में हो या हिंदुस्तान के बारे में हो, अगर दरअंदाजी होती है तो उसके लिए ज़िम्मेदार कौन होता है? मरकज़ी हुकूमत होती है और रियासत में उसकी जो डबल इंजन हुकूमत है वो ज़िम्मेदार होती है। और ऐसे नाअहलों को मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आप वज़ीर दाखिला की हैसियत से अगर ये कह रहे हैं कि 10-12 साल के बाद के दरअंदाज मुल्क में दाखिल हो गए हैं, तो दरअंदाज मुल्क में दाखिल हो गए तो आप क्या कर रहे थे, ये सबसे अहम बात है। और इस सिलसिले में अमित शाह को और मोदी को जवाबदार बनाना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी का अमल शुरू किया जाना चाहिए इनके खिलाफ, और इन्हें यह बताने की जहमत करनी चाहिए कि तुम लोग जो भी करते हो वो मुल्क के मफाद में क्यों नहीं होता और मुल्क के मफाद के खिलाफ क्यों होता है, सबसे अहम बात है। अब फिल वक्त देखिए कि आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खारजा पॉलिसियों के नतीजे में जिस तरह की हरकतें हुई हैं, वो हरकतें इस कदर ख़तरनाक हैं कि आपने देखा कि कैसे आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि मुतासिर हुई है। अब हाल तो ये हो गया है कि महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है और हिंदुस्तान में कम अज़ कम ज़बी साहब 900 अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, और वो भी कीमतें आप देखिए कि 20% से लेकर 186% तक इजाफा हुआ है। और अगर आप अंदाज़ा कीजिए कि गरीब आदमी को अगर मारते हैं आप, तो गरीब तो छोड़िए, अगर बीमार भी अगर कोई हिंदुस्तानी होता है फिल वक्त तो उसके लिए परेशानियों का बायस बन रहा है। और कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी कीमत में आपने 218 रुपये इजाफा कर दिया है। प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 11 रुपये फी लीटर इजाफा किया गया है और प्रीमियम डीजल
की कीमत में 1.5 यानी 1.5 रुपया फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। और यहाँ तक कि अद्वियात की कीमत में इजाफा किया गया है, टोल फीस जो होती है उसकी कीमत में इजाफा कर दिया गया है 10%। तो ये जो चीज़ें हैं गैर महसूस अंदाज में आपने इजाफा कर दिया है। अब आप देखिए, ये इंतखाबात होते हैं, 9 अप्रैल से इंतखाबात शुरू हो रहे हैं, 29 अप्रैल तक जारी रहेंगे अमल, ये 4 रियासतों और एक मरकजी ज़ैर इंतज़ाम इलाके में। उसके बाद जो महंगाई में इजाफा होगा वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की नाक़िस खारजा पॉलिसी के नतीजे में ही होगा और आम आवाम को ये इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक एक और ख़बर की तरफ हम चलते हैं, और ख़बर ये है कि पिछले 67 यानी 67 दिनों में 28 दिनों में हेट क्राइम के या नफ़रत पर मबनी जराइम की अक़लियतों के ख़िलाफ़, बिल्कुल मुसलमानों और ईसाइयों और दलितों के ख़िलाफ़ जो नफ़रतों के वाक़यात पेश आए हैं, जराइम के वाक़यात पेश आए हैं, वो 67 हैं। तो यानी 28 दिन में 67 वाक़यात पेश आए हैं और फरवरी में तो इसमें 60% इजाफा हुआ है। नंबर 1 पोजीशन पर मुसलमानों के ख़िलाफ़, ईसाइयों के ख़िलाफ़, दलितों के ख़िलाफ़ अगर नफ़रत के जराइम के सिलसिले में देखा जाए तो नंबर 1 पोजीशन पर ये उत्तर प्रदेश है, जहाँ पर आपको बता दें कि 20 वाक़यात पेश आए हैं। सेकेंड पोजीशन पर अगर आप देखें तो आप हैरत में रह जाएंगे और आप खुद परेशानी का इजहार करेंगे कि आखिर ये कैसे हो गया है। ये है सेकेंड पोजीशन पर रियासत तेलंगाना है, जहाँ पर नफ़रत पर मबनी यानी मुसलमानों के खिलाफ हेट क्राइम के 14 वाक़यात पेश आए हैं, 13 मुसलमानों के खिलाफ और 1 दलित के खिलाफ। तो ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और नाज़रीन आपको बता दूं कि आसाम में भी हालात इस कदर भयानक बनाने की कोशिश की गई कि हिमंता बिस्वा शर्मा का एक AI जनरेटेड वीडियो मंजर-ए-आम पर आया कुछ अरसे कबल, जिसमें हिमंता बिस्वा शर्मा हाथ में बंदूक लिए 2 मुसलमानों को शूट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि किस तरह के नफरत पर मबनी ये जराइम का इर्तिकाब कर रहे हैं और अदालतें इन्हें खामोशी से तमाशा देख रही है। ये बहुत ही खतरनाक है। और इसके अलावा फूड जिहाद का नारा लगाया गया। अरे भाई, फूड जिहाद भी होता है क्या? फूड जिहाद का नारा लगाया गया। यहाँ तक कि आपको बता दूं कि काऊ यूरिन, जो गाय का पेशाब होता है, उसके मामले पर भी एक अजीब और गरीब यानी एक माहौल पैदा करने की यानी एक सूरत-ए-हाल पैदा करने की कोशिश की गई। मसाजिद पर आप देखेंगे कि हमले किए गए, गुंडागर्दी की गई, तोड़ फोड़ की गई। तो ये जराइम बहुत ही ख़तरनाक है। और हाल ही में आपने देखा कि एक अमरीकी जो तंजीम है, मजहबी आज़ादी के बारे में वो निगरानी रखती है, उसने हिंदुस्तान को इंतहाई तशवीश वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है। ये पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि 7 बरसों से ऐसा हो रहा है। यकीनन देखिए अफसोस की बात है। मैं थोड़े से आपकी गुफ्तगू के थोड़ा सा पिछले हिस्से में जाऊंगा। रियाज साहब, आपने जवाबदेही के हवाले से बात कही, सियासी कायदीन को जवाबदेह बनाने की बात कही। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के जो मुअत्तल रुकन राज्यसभा हैं राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में यही बात कही थी कि अवामी नुमाइंदे जो हैं वो उनका काम पार्लियामेंट में, ऐवान में अवामी मसाइल उठाने का है, और जो अवामी मसाइल नहीं उठाते उनके जवाबदेह बनाना ज़रूरी है। या तो उनको जवाबदेह बनाना, उन्हें जवाब देना चाहिए क्यों नाकाम हुए, या तो फिर उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। और आप देखिए कि डीजल और प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में, कमर्शियल गैस की कीमत में इजाफे की आपने बात कही। आने वाले दिनों में ये पहले से माही में, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, पहले 6 माही में रियाज साहब के महंगाई जो है साबुन से लेकर पकवान के तेल तक, जो तेल होता है वो तेल तक जो है तमाम चीज़ें महंगी होने का खवी इम्कान है। डीजल के, हालांकि हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कमी लाई है, उसके बावजूद भी कीमतें बढ़ा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी का जब भी कहा गया था कि एक्साइज ड्यूटी में अगर कमी लाई जाती है तो वो जो दरामद करते हैं पेट्रोल डीजल, उनके लिए वो फ़ायदेमंद है। और यहाँ पे तेलंगाना की बात कही दूसरे नंबर पर, नफरत पर मुश्तमिल जराइम के वाक़यात। बहुत अफसोस हो रहा है। उत्तर प्रदेश यकीनन पिछले 10-12 सालों से, 13-14 सालों से, 10-14 सालों से उत्तर प्रदेश यकीनन एक लेबोरेटरी के तौर पर, हिंदुत्व ताकतों की एक लेबोरेटरी के तौर पर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। पहले गुजरात को लेबोरेटरी कहा जाता था, अब उत्तर प्रदेश जो है गुजरात से सबकत लेने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की अक़लियतों की आबादी जो है वो बड़ी ज़्यादा है, 20% आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों को दबाने और कुचलने की पूरी मजमूम कोशिशें, साजिशें की जा रही हैं। तेलंगाना की जहाँ तक बात है रियाज साहब, मुझे परसों एक पोस्टर देखकर बड़ी हैरत हुई। तेलंगाना का IT सेल का सरबराह
तेलंगाना कांग्रेस की आईटी सेल का सरबराह कैलाश नागेश नामी नौजवान है, जिसको मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। उसका ताल्लुक हार्डकोर बजरंग दल का है, वो हाँ हार्डकोर बजरंग दल का है। मैं क्योंकि मेरी मुलाकात भी है, क्योंकि हम बहसीत साहब भी ये तमाम लोगों से मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो मैंने कई मरतबा बात भी की है बहुत सारे मसाइल पर बजरिए फोन न्यूज के लिए। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से। जब आईटी सेल का सरबराह स्टेट सेक्रेटरी तेलंगाना कांग्रेस की आईटी सेल का कैलाश नागेश नामी नौजवान अगर है, तो फिर आप सोचिए कि नफरत कितना तेजी के साथ कांग्रेस में सराहत कर चुकी है, फिरका परस्ती कितना तेजी के साथ कांग्रेस में सराहत कर चुकी है। देखिए, हम अगर क्रोनोलॉजी देखें, रेवंत रेड्डी गवर्नमेंट की रियासत में तश्कील अमल में आने के बाद से अगर हम वाकयात को अगर देखें, तो एक के बाद दीगर मुसलसिल वाकयात रोनुमा हो रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि हार्ट ऑफ द सिटी पुराना पुल के पास जो वाकया पेश आया, उसके जो मनाजिर सामने निकल कर आए, जिस नफरत के साथ खबरों को मिसमार किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम तेलंगाना में, हैदराबाद में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में है। एक वाकया बालापुर पे हुआ, वहां पे भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति वालों ने बड़ा जलसेआम किया, वहां पर दरअंदाजी के हवाले से उन्होंने बात की और इतनी नफरत पर मुश्तमिल तकारीर वहां पर किए गए। यकीनन वहां पर बैठे हुए लोग सुनेंगे, अगर जाएंगे तो अगर कोई मासूम मजलूम मुसलमान उन्हें मिल जाएगा तो उसके साथ ज्यादती करेंगे, मारपीटी करेंगे। परसों रामनवमी के वाकये के दिन, रामनवमी के मौके पे जगतियाल में एक वाकया पेश आया। बाबा और बेटे को गोश्त मुबैना गाय का गोश्त फरोख्त करने के हवाले से जदकोब किया गया। 60 साला मोहम्मद कुरैशी को मारा गया। आप मारपीट करने वालों को इस बात का भी एहसास नहीं है कि एक 60 साला मोहम्मद शख्स के साथ आप मारपीट कर रहे हैं। जी। तो यहां पर पूरी देखिए, बीआरएस गवर्नमेंट में इस कदर फिरका परस्ती तेजी के साथ नहीं फैली थी। हालांकि फिरका परस्ती उस वक्त भी थी, उससे इनकार नहीं कर सकते, मगर पुलिस की ऐसा लग रहा है कि फिरका परस्तों को मुकम्मल हिमायत हासिल है। लेकिन पुलिस को भी जवाबदार बनाना चाहिए। नाज़रीन, आपको जैसा कि हमने तेलंगाना की बात की है, तेलंगाना के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी समझते हैं कि तेलंगाना में जिस तरह फिरका परस्ती बढ़ रही है, उसके लिए पुलिस भी जिम्मेदार होती है, क्योंकि पुलिस अगर चाहे तो कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता, और जो फिरका परस्त दरिंदे हैं उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। और पुलिस फिरका परस्तों को खुली झूठ देती है या खामोश तमाशाई बनी रहती है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। चलते हैं आपको लिए केरला, और आपको बता दें कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी केरला में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, और उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमने यानी रियासत तेलंगाना की हुकूमत ने रैतु बंधु स्कीम के तहत 18,000 करोड़ रुपए किसानों को फराहम किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि एक साल के दौरान हमने एक ही साल में हमने 67,123 जो है सरकारी मुलाजिमतें भी बेरोज़गार नौजवानों को फराहम की है। इसका दावा किया है और कहा है कि अगर आप हम तरक्की देखना चाहें तो आइए तेलंगाना देखिए हमारी तरक्की क्या हो रही है। तो बहरहाल नाज़रीन, तरक्की हो रही है, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस तरह के जो फिरका परस्ती के वाक़यात पेश आते हैं तो बहुत ही डेंजर है। वो भी आप देखेंगे 20 वाक़यात उत्तर प्रदेश में पेश आते हैं तो 14 वाक़यात तेलंगाना में पेश आते हैं, तो सेकेंड पोजीशन पर तेलंगाना आ गई है। तो इस सिलसिले में जो सेक्युलर ताकतें हैं, सेक्युलर कायदीन है और जो सियासी कायदीन है, जो गंगा जमनी तहजीब में यकीन रखते हैं, तेलंगाना की तरक्की में और खुशहाली में यकीन रखते हैं, उन्हें बहुत ही सोच समझ कर इक़दाम करना चाहिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ नफरत किस तरह फैल रही है। आप अंदाज़ा लगाइए कि SIR को के ज़रिए भी मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर बता दूँ, उत्तर प्रदेश के एक BLO हैं, यानी बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जिनका नाम है प्रसाद यादव। प्रसाद यादव ने इल्ज़ाम आयद किया कि धर्मिंदर मौर्या नामी एक शख्स ने उनसे फार्म 7 के ज़रिए शिकायत की है कि 86 मुसलमानों के बारे में कहा कि ये लोग मर चुके हैं, ये लोग खप चुके हैं या ये लोग दूसरे मुकामात मुंतकिल हो चुके हैं, तो इनके नाम निकाल दिए जाएं, तो बहरहाल हज़फ कर दिए जाएं फ़हरिस्त राय दहिंदगान से। अब अंदाज़ा कीजिए कि धर्मेंद्र मौर्या ने तासुब की बुनियाद पर, मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत की है। लेकिन हम सलाम करते हैं BLO प्रसाद यादव को कि उन्होंने उसकी बातों में नहीं आया, बल्कि उन्होंने फ़हरिस्त राय दहिंदगान का जायज़ा लिया, जिस पर पता चला कि ये मौर्या जिस तरह के मुसलमानों के खिलाफ शिकायत कर रहा था, उनके नाम हज़फ करने की सिफारिश कर रहा था और एतराज़ कर रहा था, वो गलत था, क्योंकि 86 मुसलमान बक़ैद हयात थे, सही सलामत थे और अपने मकानात पर मौजूद थे। जी देखिए भाई, यही तो मसला है। सरकारी सतह पर मुसलमानों का अरसे हयात तंग करने का
दलितों का, पसमानदा पिछड़ों का जो लोग हैं उनका अरसे हयात तंग करने की मुसलसिल कोशिशें की जा रही है और सरकारी मशीनरी उसके लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में तो 3-4 तरीक़े से मुसलमानों को हैरान और परेशान करने की कोशिश की जा रही है, साजिश की जा रही है। एक तो पुलिस के ज़रिए से, दूसरा फिर अभी SIR के हवाले से भी वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। तो यकीनन सरकारी ओहदेदारों को जानिबदारी, गैर जानिबदार होना चाहिए और उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो जो पैसे उनके तनख्वाह के तौर पर उन्हें मिल रहे हैं वो पैसे मुसलमानों के टैक्स के पैसे भी है, दलितों के भी पैसे आ रहे हैं, दलित भी जो उसका टैक्स अदा कर रहे हैं तो उसी के पैसे वो उनको मिल रहे हैं। किसी एक मज़हब के लोग अगर हैं तो वो उन्हें टैक्स अदा करके उनकी तनख्वाहों की रास्ते हमवार नहीं कर रहे हैं। तो अफसोस की बात है अगर एक BLO इस तरीक़े की बात करता है तो फिर कैसा उम्मीद की जा सकती है कि मुसलमानों के साथ, अक़लियतों के साथ और फिर दलितों, पिछड़ों, पसमानदों के साथ उन रियासतों में इंसाफ होगा जहाँ पर BJP बरसरे इक़्तिदार है। यकीनन बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक BJP का सवाल है, आप अंदाज़ा कीजिए कि BJP किस तरह की सियासत कर रही है और हिंदुस्तान को उसने किस राह पर ला खड़ा कर दिया है। आलमी सतह पर अगर हम देखेंगे तो ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल ने जो जंग छेड़ रखी है उस सिलसिले में ख़बरें आ रही है कि ईरान ने एक दिन में ही अमेरिका के 3 अहम जंगी तैयारों F-15, F-35 और A-10 को मार गिराया है और 2 पायलट तो इसराइल और अमेरिका ने दावा किया है कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है, उन्हें बचा लिया गया है, लेकिन एक पायलट लापता बताया जाता है। और ये चूँकि ये तैयारे ईरान के हुदूद में ही मार गिराए गए थे तो ऐसे में ईरानी हुकूमत ने, ईरानी हुकाम ने आवाम से अपील की है कि अगर उस पायलट का पता बताएंगे तो फिर उस पायलट का, यानी उस अमरीकी पायलट का पता बताने वालों को $66,100 बतौर इनाम पेश किए जाएंगे। तो ये एक चीज़ आई है। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि एक बयान जो ताज़ा खबर है, ख़ास खबर ये है ज़बी साहब के ईरान ने ऐलान कर दिया है कि आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो अमरीकियों और सेहूनियों के लिए बंद रहेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि और अमेरिका ने, ईरान ने जो हिकमत अमली अपनाई है उस हिकमत अमली के तहत ईरान यही चाहता है कि यानी मशरिक़ वस्ता से यहूदियों को हमारे अमरीकियों को निकाल बाहर किया जाए और अमरीकियों के इत्तेहादियों को निकाल बाहर किया जाए। और अमरीकियों का जो इत्तेहादी है वो इसराइल है और जज़ीरे नुमा अरब जो है ये इससे पाक करना बहुत ज़रूरी है। ईरान ने ये बात कही है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक साबिक़ वज़ीर ख़ारजा का सवाल है, कमाल खर्राज़ी वो शहीद हो चुके हैं, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। कल भी इस तरह की खबरें आई, लेकिन अब पूरी तरह उसकी तस्दीक कर दी गई है। और जहाँ तक परेशानियों का सवाल है, पाकिस्तान फिल वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा, मुज़ाकरात नहीं करेगा। और अमेरिका ने जो कंडीशंस रखे हैं या शराइत रखे हैं वो नामाकूल हैं और ये नामाकूल ट्रंप की जानिब से अजीब गरीब हरकतें की जा रही है और ईरान को कोई दिलचस्पी नहीं है अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए। तो बहरहाल अब ये कहा जा रहा है कि मिस्र और तुर्किया हो सकता है कि ये मेज़बानी कर सकें, लेकिन ईरान जिस अंदाज में डटा हुआ है कि हम अपने शराइत पर बात करेंगे, इससे ऐसा लगता है कि मिस्र और तुर्किया की कोशिशें भी नाकाम हो जाएंगी। जी, यकीनन नाकाम होंगी क्योंकि देखिए हम मुसलसिल ये कह रहे हैं, हमारे नाज़रीन को हम इस बात की जानकारी फराहम कर रहे हैं जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के मुतज़ाद बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं। सुबह एक बात करते हैं, दोपहर में एक बात, फिर शाम में एक बात करते हैं, फिर रात में सो जाते हैं, फिर सुबह उठ के एक नई बात करते हैं। तो जितना दिमागी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप का, इस तरीके की बातें चल रही है, तो वो ये हकीकत है। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि ईरान ने जंगी जहाज़ों को, जंगी तैयारों को निशाना बनाया, यकीनन इस बात की तस्दीक ईरान मीडिया और कुवैत मीडिया ने भी की है। कुवैत के जो एयरबेस है, अमेरिकन एयरबेस है, वहाँ पर 3 जंगी तैयारों को, हेलीकॉप्टरों को ईरान ने निशाना बनाया है अपने हमलों से। तो जहाँ तक पाकिस्तान की बात है तो पाकिस्तान को एक मौका था अपनी गिरती साख को बचाने के लिए, सालिसी के तौर पर अगर वो बात करता और कामयाब हो जाता तो जिस तरीके से पाकिस्तान का गिराफ गिरा है इमरान खान को जेल भेजने के बाद से, तो ज़रा उसमें थोड़ा इस्तेहकाम आ जाता। यकीनन बसूरत दीगर
पाकिस्तान का कोई ऐसा मौक़िफ़ ही नहीं है कि कहीं पे जाए और सालिसी की बात करे, क्योंकि क़यादत जो है पाकिस्तान की, वो क़यादत इस कदर कमज़ोर है कि अपने मुल्क में होने वाले हालात पर वो काबू नहीं पा सकते, बेरोज़गारी पर काबू नहीं पा सकते, बढ़ती महंगाई पर काबू नहीं पा सकते और निकले हैं कि आलमी फ़ैसले करने के लिए। ये अफसोस की बात है। तो जो सा भी है, आने वाले दिनों में ऊँट किस करवट बैठता है, मगरबी एशिया में जारी तनाज़े का ऊँट जो है किस करवट बैठता है, यकीनन देखते रहेंगे। लेकिन एक तशवीशनाक खबर ये आ रही है मशरिक़ वस्ता से कि ईरान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है, अब यानी मशरिक़ वस्ता के ममालिक को, अरब ममालिक को ख़ास तौर पर वार्निंग दी है कि आप अपने मुल्कों में मौजूद अमरीकी जो फ़ौज हैं उन्हें निकाल बाहर करें, अगर नहीं निकाल बाहर करेंगे तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो ये जो आप देखिए, मैंने हमेशा यही बात कही है कि ये जो ईरान तो एक बहाना है, अमरीका और इसराइल का निशाना मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, वो तो उनकी मईशत को, उनके यानी इस्तेहकाम को तबाह करना चाहता है। तो नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खास खबरें अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद और मेरे साथी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।